राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों का आज वितरण किया। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए 112 शख्सियतों में 56 लोगों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार आज प्रदान किए गए। राष्ट्रपति भवन में इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाकी बचे लोगों को ये पुरस्कार राष्ट्रपति 16 मार्च को प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी। इस पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए 112 शख्सियतों में से 56 लोगों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया। बिहार के मधुबनी से सांसद हुकुमदेव नारायण यादव और झारखंड के खूंटी से सांसद कड़िया मुंडा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं पद्मश्री पुरस्कार के लिए बिहार से 2 और झारखंड से 3 शख्सियतों को आज सम्मानित किया गया। बिहार से बीजेपी विधायक भगीरथी देवी और किसान चाची राजकुमारी देवी को जहां राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, वहीं झारखंड से बोलू इमाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जमुना टुडू को सम्मानित किया गया। खबर पाकुड़ से, जहां 3 जगहों पर आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पहली घटना महेशपुर थाना के इंग्लिश पाड़ा गांव की है, जहां घर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दूसरी घटना पाकुड़िया की है, जहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग से हजारों रुपए का अन्न जलकर राख हो गया। वहीं तीसरी घटना अमरापाड़ा के एक घर की है, जहां आग लगने से नकद 30,000 रुपए सहित अनाज और कपड़े जलकर राख हो गए। उधर सरायकेला के आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज को खूंटी में शिफ्ट करने का विरोध तेज हो गया है। दरअसल आदित्यपुर का पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन बेहद जर्जर हो गया है, इसलिए हाल में राज्य सरकार ने इस कॉलेज को खूंटी में नवनिर्मित कॉलेज भवन में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसका स्थानीय छात्रों ने जोरदार विरोध किया है और आंदोलन करने की धमकी दी है। आश्वासन मिला है कि वो मामले को देखेंगे, लेकिन इसी दौरान एक कॉलेज में चिट्ठी भी आई है जिसमें कहा गया है कि कॉलेज के जितने भी सामान हैं, जैसे बेंच कुर्सियां, इनको शिफ्ट करने का 1 सप्ताह का अल्टीमेटम मिला हुआ है। और ये जो एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट एडमिशन लिए थे, हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। वहाँ पर चल जाएंगे या मर्ज हो जाएंगे तो ये फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिल पाएगा। और पाकुड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसानों को लाह की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। लाह की खेती के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास वन विभाग कर रहा है। 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण के 250 किसानों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को लाह के उत्पादन से लेकर बाजार तक की जानकारी दी गई। लाह का खेती के लिए प्रशिक्षण मिल रहा है और हम लोग को लाभ यही होगा कि हम लोग सही तरीका से खेती करेंगे, उसके लिए हम लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाह का खेती सही समय पर करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, इसी के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर। यहाँ पूरे जिले भर के किसान लोगों को लाह के पोषक वृक्ष कौन कौन से हैं उनके बारे में, और उस वृक्ष का तैयारी किया जाए, कैसे किया जाता है, और लाह का बीज कहाँ से लाया जाता है, कैसे उसका पेड़ पर चढ़ाया जाता है और कैसे उसका मार्केटिंग होता है, सारा चीज़ के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, यह लाह की खेती किसान को करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है। इसमें मूल रूप से अभी जो है 1250 किसान को शामिल किया गया है। 1250 किसान सभी अपने 10-10 पौधे में लाह का खेती कर रहे हैं। इसमें अल्टरनेट 5 वृक्ष में इस साल, 5 वृक्ष में अगले साल करेंगे। और साहिबगंज ने नीति आयोग के आकांक्षी जिले में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे प्रशासन के हौसले बुलंद हैं। साहिबगंज शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार कर पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इनाम के रूप में मिले 10 करोड़ की राशि से कई नए प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव सामने हैं। जिसके लिए कार्य योजना हम लोग जिला स्तर से नीति आयोग के साथ समन्वय करके बनाएंगे और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी उसमें सहयोग नीति आयोग द्वारा देने का आश्वासन दिया गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हम लोग कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स नीति आयोग के सहयोग से जिले में कार्यान्वित करेंगे। दोनों शहर के जो शहरवासी है उनको भी अपने ओर से साधुवाद देते हैं कि आने वाला समय में यह जो एक गौरव का क्षण होता है कि साहिबगंज जो पिछड़ा जिला था उस जिला को भी
देश के मानचित्र में अब पुरस्कार मिलने का काम हुआ है। इसके लिए सभी को साधुवाद देते हैं। और बड़ी खबर आपको दे दें, राजधानी रांची से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर कांके डैम से एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव की शिनाख्त हालांकि अभी नहीं हो पाई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। 15 ओपी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रांची से। यहां कांके डैम से एक युवक का शव बरामद किया गया, हालांकि इसकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और बात गढ़वा के उस किसान की जिसने फूलों की खेती कर न सिर्फ आम लोगों की सोच बदल दी, बल्कि आज वो कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये वो इलाका है जहां पानी की भारी किल्लत है और ज्यादातर किसान बारिश के भरोसे पारंपरिक खेती पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा युवा किसान भी है जिसने पारंपरिक खेती से अलग फूलों की खेती की और आज उसकी पहचान इलाके के समृद्ध किसानों में होती है। ब्रजेश तिवारी को फूलों की खेती के लिए पिछले 5 सालों से पुरस्कार भी मिल रहा है और कई किसान उनसे प्रेरित होकर फूलों की खेती को अपना भी रहे हैं। फूल की खेती करने के पीछे जो कारण है कि गढ़वा जिले में बरसापात कम होती है, उस स्थिति में परंपरागत खेती करना मुश्किल हो रहा है और फूल की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है और परंपरागत खेती जो होती है उसके उपज की तुलना में फूल के दाम अच्छे मिल जाते हैं और पौधों से का जो तैयारी करते हैं हम नर्सरी में उससे भी अधिक दाम मिलते हैं और कम पानी में हो जाता है। ब्रजेश तिवारी जी फूल की खेती के लिए पूरे जिला के एक प्रगतिशील किसान हैं और प्रेरणा के स्रोत हैं। इससे सारे किसान गढ़वा जिला के बने उत्साहित हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। कृषि पदाधिकारी भी मानते हैं कि इलाके में पानी की भारी किल्लत है और विभाग भी किसानों को कम पानी और कम लागत वाली खेती करने की सलाह देता है। अधिकारियों की माने तो ब्रजेश की मेहनत और सफलता से दूसरे किसान भी प्रेरणा ले रहे हैं। झारखंड में गढ़वा जिला वर्षा आश्रित जिला है। किसानों को ये बताया जाता है कि आप लोग फूलों की खेती जो है फूलों की खेती करिए, जिससे जो है अधिक से अधिक लाभ होगा। छोटी जगह पर पानी की कमी के बावजूद विदेशी फूलों की खेती करने वाले ब्रजेश आज मिसाल बन गए हैं। उनके फूलों की सप्लाई विदेशों में भी हो रही है। यही वजह है कि आज पूरे इलाके में लोग उन्हें फूल वाले बाबा के नाम से जानने लगे हैं। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 गढ़वा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या कभी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को देखा है? खबर गुमला से देखिए, जहां मुर्गी पालन ने महिलाओं की तकदीर बदल दी है। गुमला के बसिया प्रखंड की महिलाओं ने अपने जोश, जज्बा, लगन और मेहनत से जोहार योजना के तहत खुशियां बटोरनी शुरू कर दी है। बसिया प्रखंड के 300 स्थानों पर अंडा उत्पादन का केंद्र 2 महीने पहले शुरू किया गया था और अब इन केंद्रों पर अंडा उत्पादन का काम शुरू हो गया। अंडा उत्पादन से महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलने लगा है, साथ ही उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। शुरुआत तो हम लोग सबसे पहले पंकज सर सब आए थे रांची से और हम लोग का इस योजना पहले 3 साल से शुरू होने वाला था, लेकिन आज तक जैसे नहीं हो पाया। जैसे जोहार परियोजना के अंतर्गत हम लोग को पीजी बनाया। झारखंड सरकार ने विश्व बैंक के साथ इस योजना को ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया है और ये योजना वाकई में ग्रामीण इलाकों की तस्वीर और ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदल रही है। ये टोटल प्रोग्राम को चलाने के लिए जो कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है, पोल्ट्री फेडरेशन जो रांची में एस्टेब्लिश्ड है, उनका ये टेक्निकल सपोर्ट है। तो ये देखेंगे तो झारखंड सरकार और फेडरेशन और वर्ल्ड बैंक तीनों के सहयोग से ये जो चीज़ तो आगे बढ़ा है। झारखंड सरकार ने जिस मकसद से ये योजना शुरू की है वो मकसद पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि गुमला के बसिया प्रखंड की महिलाओं ने जो नजीर पेश की है उससे हजारों की संख्या में झारखंड के अन्य जिलों की महिलाएं इस योजना से जुड़ने और परिवार को आर्थिक संपन्न बनाने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट।